सिक्के के इतिहास के बारे में आते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल में जो सिक्कों का प्रचलन हुआ प्राचीन सभ्यता में कैसे कैसे हुआ। तो प्राचीन काल में लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु विनिमय व्यवस्था, जिसको बार्टर सिस्टम के बाद सिक्के प्रचलन में आए। पहले क्या था, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। चावल का अगर कुछ दूसरा लेना है, गेहूं लेना है, चावल दिए गेहूं लिए। बाद में वो विनिमय सिस्टम, इसको बार्टर सिस्टम कहा गया। बाद में सिक्के प्रचलन में आए हैं। यह सिक्के विभिन्न धातुओं जैसे सोना, तांबा, चांदी इत्यादि से निर्मित किए जाते थे। यह जिस वक्त उस तत्कालीन सभ्यता में जिन धातुओं की खोज हो गई थी, उन धातुओं के सिक्के चलाए जाते थे। प्राचीन भारतीय सिक्कों की एक विशेषता यह है कि इनमें अभिलेख नहीं पाए गए। सिक्के में अभिलेख नहीं है। आमतौर पर प्राचीन सिक्कों पर चिन्ह पाए गए हैं। इस पर एक दो हम लोग लिखे देखते हैं आज के सिक्कों में, वो सिर्फ चिन्ह पाया जाता था। इस प्रकार के सिक्कों को आहत सिक्के कहा गया है, जिस पर चिन्ह हो लेकिन अभिलेख न हो। इन सिक्कों का संबंध से पहले 5वीं सदी से, 5वीं सदी ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व के आसपास है। उसके पश्चात सिक्कों में थोड़ा बदलाव आया। इन सिक्कों में तिथियां, राजा तथा देवताओं के चित्र अंकित किए जाने लगे, यानी आहत सिक्कों का प्रचलन कम होने लगा। आहत सिक्कों के सबसे प्राचीन भंडार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मगध से प्राप्त हुए। यहाँ हमारा फिर पाटलिपुत्र से संबंध शुरू हो जाएगा। भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी की। स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले किसने? हिंद यूनानी शासकों ने। और इन शासकों ने सिक्कों के निर्माण में डाई विधि का प्रयोग किया। डाई समझते हैं? डाई जो मतलब एक खास चीज में उसको पिघला के डाल दिया गया तो डाई हो गई। कुषाण द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राएं सबसे अधिक शुद्ध थी। यानी स्वर्ण मुद्राओं में जो सोना की मात्रा थी वो सबसे अधिक शुद्ध थी। इसका प्रचलन किसने किया? कुषाण शासकों ने किया। जबकि गुप्त शासकों द्वारा सबसे ज्यादा मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। किसने की? गुप्त शासकों ने। सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्राएं जारी की। स्वर्ण मुद्राएं सबसे जारी करने वाले गुप्त, और सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाले कुषाण, और शीशे की मुद्राएं जारी करने वाले सातवाहन शासक, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। इसके अतिरिक्त प्राचीन भारत की जानकारी के लिए अन्य उपयोगी पुरातात्विक स्रोत क्या थे? तो अभिलेख और सिक्कों के अतिरिक्त अन्य क्या अभिलेख थे जिनसे हम प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? स्रोतों में इमारतें, मंदिर, स्मारक, मूर्तियां, मिट्टी से बने बर्तन तथा चित्रकला प्रमुख है। क्योंकि आपको पता है कि इमारतें जैसे मंदिर और भवन काफी उपयोगी स्रोत थे, क्योंकि इस पे जो वास्तुकला, जो आर्किटेक्ट डेवलप था, उससे इन इमारतों के बनने के समय की सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अब वहाँ पे वास्तुकला में अब जिस देवी देवता का वहाँ पे अगर चित्र अंकित है या फिर खुदाई करके अंकित है या कुछ डिजाइनिंग किया हुआ है इसका, तो उस वक्त उस देवी देवता को लोग मानते थे। जिस पशु का अगर अंकित है इसका, तो वो पशु से उनको ज्यादा प्रेम था। प्राचीन भारत की जानकारी के संबंध में स्मारक अति महत्वपूर्ण था। स्मारक का क्लियर हो गया। देशी तथा विदेशी स्मारक दोनों इसमें आ गए, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, हस्तिनापुर प्रमुख स्मारक थे। जबकि विदेशी स्मारकों में कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, कहाँ है ये? कंबोडिया। इंडोनेशिया में जावा का बोरोबुदुर मंदिर, बोरोबुदुर काफी पूछा जाता यूपीएससी में, और बाली से प्राप्त मूर्तियां प्रमुख हैं। बोर्नियो के मकरान से प्राप्त मूर्तियों में कुछ तिथियां अंकित हैं। यह तिथियां कालक्रम को स्पष्ट करने में काफी उपयोगी है। तो कहाँ से मिलता है? बोर्नियो के मकरान से। इन स्रोतों से प्राचीन काल की वास्तुकला शैली के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भारत में कई धर्मों का उद्भव व विकास होने के कारण धार्मिक मूर्तियां काफी प्रचलन में रही हैं। मूर्तियां प्राचीन काल की धार्मिक व्यवस्था, संस्कृति एवं कला के बारे में
जानकारी प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। कौन सबसे महत्वपूर्ण साधन है? मूर्तियां। प्राचीन भारत में सारनाथ में, भयभूत, बोधगया और अमरावती मूर्ति कला के मुख्य केंद्र थे। कौन कौन? सारनाथ, भयभूत, बोधगया और अमरावती। विभिन्न मूर्ति कला शैलियों में गांधार कला तथा मथुरा कला प्रमुख है। गांधार कला तो काफी प्रमुख है। मृदभांड जो है ये बिहार का भी इससे संबंध है, जिसको हम लोग बिहार के स्पेशल हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे। मृदभांड का प्रकार समय के साथ साथ परिवर्तित होता गया। मृदभांड माने मिट्टी का भांडा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में लाल मृदभांड, उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड, जबकि मौर्य काल में काले पॉलिश किए गए मृदभांड प्रचलित थे। अब ये ध्यान में रखना होगा कि लाल मृदभांड का संबंध किस सभ्यता से? तो सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है। दूसरा मृदभांड जो चित्र अंकित था उसका संबंध उत्तर वैदिक काल से, और काले पॉलिश किए गए मृदभांड का संबंध मौर्य काल से था। मृदभांड के प्रकार व रूप में नवीनता और प्रगति अलग अलग समय काल में हुई। चित्रकला से प्राचीन काल के समाज एवं व्यवस्थाओं के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। चित्रों के माध्यम से प्राचीन समय के लोगों के जीवन, संस्कृति तथा कला की जानकारी मिलती है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं के चित्र से प्राचीन काल की सांस्कृतिक विविधता का आभास होता है। भीमबेटका भी बच्चों को पढ़ाते हैं, ये 11th की हिस्ट्री में भी है, और साथ में ये भीमबेटका बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया है। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत को पुस्तकें जो थी वो हाथ से लिखी जाती थी, इसको पांडुलिपि कहते हैं। पांडु हाथ का पैवाची शब्द है, वो हाथ से लिखी लिपि कोई पांडुलिपि कहते हैं, हाथ की पुस्तकों को। तो पांडुलिपियों को पहले तो कोई कॉपी और कलम हुआ नहीं करता था, तो तार पत्रों तथा भोजपत्रों पर लिखा जाता था। तो प्राचीन साहित्य को हम दो भागों में बांटते थे। एक तो हमारा धार्मिक साहित्य हो गया, जिसमें वेद वेदांग उपनिषद ये सब आ गए, और दूसरा सूत्र साहित्य हो गया। तो धार्मिक साहित्य जो है वो धार्मिक साहित्य हमारा इन रचनाओं में भारत के समाज, संस्कृति, आस्था, लोगों की जीवन शैली एवं अर्थव्यवस्था इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां धार्मिक साहित्य। तो भारत में 3 धर्म का उद्भव हुआ था, हिंदू धर्म भगवान बुद्ध के द्वारा और जैन धर्म महावीर के द्वारा। तो इन से जो संबंधित जो उनके विद्वान थे, दार्शनिक थे, या उनके जो धर्माचार्य थे, उनसे जो संबंधित पुस्तकें थी वही हो गया धार्मिक साहित्य, उसी का चित्र होगा। हिंदू धर्म से जो संबंधित साहित्य थी उसमें उन साहित्यों में वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियां, पुराण, रामायण और महाभारत थी, ठीक है। तो वेद जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद है कौन? ऋग्वेद, ठीक है। तो इसमें जो ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है, जिसकी रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय काल में की गई थी। 1500 किसकी रचना? ऋग्वेद की रचना, जबकि यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व के आसपास। जबकि यह पूछा जाता कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, और यदि यह पूछा जाता कि ठीक है, यानी सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, जिसकी रचना 1500 मानी जाती है। पीछे लग सामवेद और अथर्ववेद 100 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, ठीक। स्तुतियां हैं, जो भी देवता हैं उनकी स्तुति, उसकी वंदना की गई है। यज्ञ से संबंधित यज्ञ के नियम विधान क्या है यज्ञ के। सामवेद का संबंध यज्ञ के मंत्रों से है, साथ में संगीत से भी, और या मंत्र को लय, जबकि अथर्ववेद में धर्म, औषधि की पद्धतियों का वर्णन है, ठीक। तो 4 वेद हो गया। ऋग्वेद का संबंध देवताओं की स्तुतियों से,
यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के नियमों एवं अन्य विधि विधान, यज्ञ के मंत्रों या संगीत से कहा जाए, तथा रोग निवारण इत्यादि के बारे में। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण को वेदों के, ब्राह्मण एक साहित्य है, ठीक है। वेद के ब्राह्मण अलग अलग है ना। यह ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में है, वो वेद पद शैली में पढ़े तो समानी वागति समानी समान समान मस्तु वो मन यथा वा सुधा सती, वो श्लोक है पूरा, क्या है वो पद श्लोक नहीं होती है, या फिर निबंध होता है वो गद्य शैली में माना जाता है। विधि विधानों तथा कर्म कांडों का विस्तृत वर्णन। हम लोग जो पद्य को नहीं समझ पाए वो गद्य की पद्धति से गद्य पढ़ करके वेद को समझ सके। ब्राह्मणों में वेदों का सार सरल शब्दों में लिखा गया है जिससे कि सामान्य लोग इसको समझ सके। इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई। ऐतवेद तथा शतपथ ब्राह्मणों ग्रंथों के उदाहरण है। ऐतवेद तथा शतपथ। आरण्यक क्या है? आरण्यक शब्द अरण्य से बना, अरण्य मतलब जंगल, वन, इसका शब्द। अरण्यक वे धर्म ग्रंथ हैं जिन्हें वन में ऋषियों द्वारा लिखा गया, जो कि सभी के अरण्य हैं, परंतु अथर्व और मेरे सबसे क्लियर हो गया। और वेदांत आते हैं। वेदांत से होते हैं, वेद के अंग को वेदांग, इसमें होते हैं निरुक्त और ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, वेदांत, ठीक है। हम समझ गए उपनिषद और वेदांत समझ गए। उपनिषद से आगे, उपनिषद कितने 108 हैं, इनसे आगे हम लोग कल के सही, ठीक है।